नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप नए साल 2015 में आपकी खिदमत में हाजिर। टुडे ऑन द फर्स्ट शो आफ्टर द न्यू ईयर अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहली जो कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, नंबर वन तो मैं यही सोच रहा था कि सबसे पहले हम अपना न्यू ईयर का एक उम्मीद के साथ प्रोग्राम को शुरू करेंगे। आज थोड़ी मुझे देर हो गई आने में, इसलिए वो सारी चीज़ रह गई, लेकिन एक दुआ थी, एक उमंग थी और एक ख्वाहिश थी कि हम सारे एक नए साल को उस नज़रिए से देखें और उस तरीके से शुरू करें कि हमारी आने वाली ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतरी नज़र आए इस चीज़ की। हम लोग पहले गलतियां करते आए हैं, पहले हम लोग कोई गलत काम करते आए हैं, तो उन चीज़ों को शायद रोकने से हमारी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी आ सके और हम वो अगर गलतियां रिपीट ना करें तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर रहेगा। अपना टाइम टेबल थोड़ा सा बताता चलूँ। इस हफ्ते का जो टाइम टेबल है, कल इंशाल्लाह ट्यूसडे को इल्फर्ट में मुलाकात होगी लोगों से गैंडस्टल ऑफिस में, और वेंसडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल ऑफिस में मुलाकात होगी लोगों से। काफ़ी छुट्टियां बीच में गुजर गई हैं, तो मेरा ख्याल है काफ़ी एक रश सा बन रहा है। सो अगर आप अपनी इंटरेस्ट सबमिट कराना चाहते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट सबमिट कराना चाहते हैं, तो ज़रूर कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा। बाकी थर्सडे और फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं मैनचेस्टर में हूँ, वहाँ पे लोगों से मुलाकात होगी और फिर वहाँ से हम काम को लेके आगे चलेंगे और फिर देखेंगे क्या चीज़ें निकल सकती हैं। अब मेरे ख्याल है सीधा हम अपने फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली फ़ोन कॉल लेते हैं। जी हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी थोड़ी हल्की आ रही है प्रोड्यूसर साहब, तो आवाज़ ज़रा हल्की आ रही है। जी बताइए। हेलो हेलो, नमस्कार सर। जी आज मैंने आपसे केवल कुछ जानकारी लेने के लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि आपको धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया है। और मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, अगर आप 2 मिनट का मुझे टाइम दे दो। अच्छा बताइए। रीज़न ये है कि साल भर पहले आपके पास आए थे, बच्चा अंडर 18 है, बेटा ओवर 18 हो गया था। आपने सलाह दी, वो सलाह हमने मानी कि भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। दिल जिगर गुर्दे वाला काम है, आप उसे कंट्री में वापस भेज दे, वहां से कहीं और के लिए अप्लाई कराएं। हमने मानी वो सलाह। आज 1 साल बाद हमारा बेटा आज कनाडा में है और वो स्टडी वीजा पे गया हुआ 4 साल के लिए। तो जो आपने राय दी हमने वैसे की वैसे मानी। ये मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि हमारे जैसे लोग जो फैमिली उसके ऊपर बैठे हुए हैं कि शायद कुछ हो जाए, हाँ लेकिन अगर ना हो रहा हो तो मैं चाहता हूँ कि वो भी कदम बढ़ाएं, आपके तरीके से माने, ताकि कहीं और जाके एटलीस्ट अपने बच्चों को तो सेटल कर सके। बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया, और ये बहुत मैंने अच्छा किया इसलिए जो आपने स्पेशली कॉल फोन किया। किया है। ये मैंने इसीलिए फोन किया आपको बताने के लिए कि आपके जरिए जो लोग सुनते हैं प्रोग्राम, उन तक भी शायद ये बात पहुंचे, तो वो भी इस बात को माने। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी कॉल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ कि इस नए साल में मैं जो चीज़ एक बहुत ज़ोर शोर के साथ लेकर आना चाहता हूँ, वो वही यूरोपियन ऑप्शन हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। मुझसे लोग पूछते भी रहते हैं कि जी ये क्या चीज़ है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। और हमारी जो एक मेंटालिटी है, जो हमारी एक आप समझ लें कि हमारे एक सब कॉन्टिनेंट का खास तौर पे जो एक कल्चर है, वो ये है कि अगर आपको एक चीज़ का पहले से 10 बंदों ने आके बताया नहीं है, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नज़र नहीं आती। आप खुद उसको सबसे पहले देखने को तैयार नहीं हैं, खुद अपने दिमाग को इस्तेमाल करने को तैयार नहीं होते कि मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करके देख लूँ कि इस चीज़ में क्या फ़ायदा है। जब तक 10 बंदों ने आपको नहीं आके बताया कि हाँ ये काम ठीक है, तब तक आप उसको हाथ नहीं लगाते। अब वो जो 10 बंदों की बात होती है, वो 10 बंदे कौन से होते हैं? वो वाले होते हैं जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, हर तरह के फ्रॉड करके देखे। पैसे देके शादियां वो लोग करते हैं, पैसे देके वर्क परमिट्स वो लोग करते हैं, पैसे देके एंटरप्रेन्योर की बैंक स्टेटमेंट्स लगा के वो एप्लीकेशंस करते हैं, ये सारे पैसे देके टॉइक वाले एग्जाम्स वो करते हैं। ये सारे गलत काम करके, मारें खा के, स्टेटस खराब करा के, अपने आप को बिल्कुल फंसा के, उसके बाद वो सोचते हैं अच्छा अब क्या किया जाए, अब किस तरफ जाया जाए। सो आपकी कॉल का मैं बहुत शुक्रगुजार इसलिए हूँ और बहुत ग्रेटफुल इसलिए हूँ कि मैं हमेशा ये चीज़ कहता आया हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपका काम नहीं होता, तो यहाँ पे अपने आप को वेस्ट मत करो, अपना टाइम बर्बाद मत करो।
अब आप जो मेरे पास आए थे, तो जहाँ तक मुझे हल्का हल्का कुछ याद आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन जब आप आए थे तो मेरा ख्याल है हमारी कुछ बात ऐसी हुई थी कि आपने कहा था कि मुझे कोई ऑप्शन बताएं कि मेरे बेटे का यहाँ पर हो। तो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो कानून चल रहा है और इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है, इस वक्त जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही हैं, उनके होते हुए मुझे आपके बेटे का काम होता नजर नहीं आता। हाँ, FLR एप्लीकेशन डालनी है, नो प्रॉब्लम, 601 पाउंड होम ऑफिस की फीस भरो, हमारी फीस भरो, हम आपकी एप्लीकेशन डाल देते हैं। कल को वो रिफ्यूज होगी तो हम कहेंगे जी कोई मसला नहीं, और तेरे पैसे और निकालो, हम जुडिशियल रिव्यू में ले जाते हैं। फिर आप जुडिशियल रिव्यू में चले जाओगे, वहां जाके रिफ्यूज होगा तो हम कहेंगे जी कोई बात नहीं, पैसे और निकालो, ओरल हियरिंग पे चलते हैं, आप उस पर चले जाओगे। फिर वहां से भी जब रिफ्यूज होगा तो हम आपसे कहेंगे अब हमारा पेट भर गया आपके पैसे खा खा के, अब आप किसी और वकील के पास चले जाएं, अब किसी और को खिलाएं, और आप किसी और के पास चले जाएंगे ये सोच के कि इस वकील ने तो जवाब दे दिया। लेकिन अगर आप पहले अपने दिमाग को सोचें और अकल से सोचें कि नहीं, अगर ये बंदा कुछ कह रहा है तो शायद सही कह रहा हो, और मैं किसी और कंट्री में देख लूं कि और कोई ऑप्शंस निकल सकते हैं, तो क्या बुरा है। मैं यहाँ पे बैठा सिर्फ ये नहीं कहता कि जी यूके ही सबसे बेस्ट है, मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया खुली हुई है और आप कहीं पे भी जा सकते हैं और कहीं पे भी अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। सो यूरोप के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप के अंदर तो बेतहाशा ऑप्शंस है। वेस्टर्न यूरोप को आप देखें तो सारे का सारा वही बेड़ा गर्क हो चुका है। आप इटली में देखो, फ्रांस में देखो, जर्मनी में देखो, बेल्जियम में देखो, हर जगह देसी भरे में जिन्होंने जाके अपना मुंह काला किया हुआ अच्छी तरह से, फ्रॉड कर करके, 2 नंबरियां कर करके। लेकिन अगर आप सही एक अच्छी नीयत से लेके चलो अपने आप को और कहो कि नहीं मैं सही तरीके से काम करना चाहता हूँ, मैं सही ऑप्शन लेकर चलना चाहता हूँ, तो ईस्टर्न यूरोप के अंदर ये लाटविया, रोमेनिया, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन सब कंट्रीज के अंदर बेतहाशा ऑप्शंस है और इनको अभी ऊपर आना ही आना है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर इन कंट्रीज में से किसी में ऑप्शन लेते हैं और वहाँ पे जाते हैं और अगले 5 साल गुजार के वहाँ के नेशनल्स बन जाते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान होगा। आप यूरोपियन नेशनल्स होंगे, आप कहीं पे भी फिर जाके रह सकते हैं, कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं फैसल बात कर रहा हूँ और सबसे पहले तो आपको और आपके सब जानने वालों को जो है ना मैं नया साल मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी। हाँ जी। अच्छा, मुझे अली साहब सिर्फ एक चीज पूछनी थी कि एक चीज जो है पिछले 5-6 साल से चलती आ रही है, जो यहाँ पे लोग ओवर स्टे रह रहे हैं 10 साल से, ये मोर देन 10-11 साल से। तो पिछले 2 साल से तो खबर कभी सुनते थे कि हो सकता है कि कोई ना कोई पॉलिसी आ जाए, कोई ना कोई बैकडोर से कोई ना कोई सिलसिला बन जाए, उन लोगों को कुछ ना कुछ ये लोग करें, कुछ ना कुछ कंसीडर करें। कोई यहाँ के जो मेयर है उन्होंने भी 2 बार गवर्नमेंट को ऑप्शन दी। तो मकसद ये है कि आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मुख्तसर सवाल जी अब करूंगा मैं कि ये जो चला नया साल जो आया, अल्लाह ताला सबको मुबारक करे, इस साल में कोई आपकी नज़र में कोई होप है या कोई ऐसी आपके इल्म में कोई बात है कि कोई अच्छा कोई उनके लिए आने वाला है, जो लोग यहाँ पे 10-12 साल से रह रहे हैं, जिनके केस रिफ्यूज हो गया या जो बिल्कुल ओवर से रह रहे हैं। प्लीज, थैंक यू। चलें मैं बताता हूँ सर, मुझे अब इस फील्ड में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने 2003 में इमिग्रेशन का केसेस लेने शुरू किए थे और इस पे काम करना शुरू किया था। वकील तो मैं काफ़ी पहले से हूँ, लेकिन 2003 से मैं इमिग्रेशन के अंदर काम कर रहा हूँ। 2003 में एक पॉलिसी आई थी जो ओवरस्टेयर्स के लिए आई थी। अब उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी अगर आपके साथ 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा आपके घर में रह रहा है और आप 2000 से पहले, अक्टूबर 2000 से पहले आपने असाइलम अप्लाई किया था, तो आपको स्टेटस मिल सकता है। वो एक पॉलिसी आई, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को इंडेफिनिट लीव मिली, बहुत सारे लोगों को स्टेटस मिला। वो फिर टाइम गुजर गया। उसके बाद 2007 में जुलाई में जाके लेगेसी अनाउंस किया गया। लेगेसी के अंदर उन्होंने फिर काफ़ी लोगों को स्टेटस दिए और काफ़ी देर वो चीज़ चलती रही, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने लेगेसी को भी रोक दिया। और लेगेसी में सिर्फ ये कहा गया था कि जो लोग पुराने आए हुए हैं, अगेन जिन्होंने असाइलम किए हुए थे, उनको उन्होंने स्टेटस दिया और कहा कि ये वो लोग हैं जिनका हमारे साथ कॉन्टैक्ट रहा है थ्रू आउट। सो वो भी एक काफ़ी बड़ा एक चंक था जो निकल गया। उसके बाद ये सारा कुछ जो हुआ ये लेबर गवर्नमेंट के अंदर हो रहा था। ये लेबर गवर्नमेंट की तरफ से एक आसानियां पैदा की गई। पर्सनली मैं समझता हूं अक्लमंदी थी क्योंकि जो लोग ओवरस्टे होकर यहाँ पे रुके हुए थे वो एक इस इकोनॉमी के अंदर घुसे हुए थे, काम भी कर रहे थे। या तो आप इतना कॉन्फिडेंटली कह सकें कि जी हमें पता है कितने लोग हैं और हम उनको सबको इकट्ठे यहाँ से निकाल सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, आप वो चीज़ करें, आप उनको निकाल दीजिए यहाँ से। लेकिन अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो आप उनको निकाल नहीं सकते यहाँ से, तो उनको लिए फिर बेहतर है कि उनको रेगुलराइज कर दें। हाँ, बाकी आने वालों के लिए सख्ती ज़रूर करें, लेकिन जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग है उनको रेगुलराइज कर देना ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात बनती है।
एनीवे लेबर वालों ने वो चीज़ की। उसके बाद अब ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई। इस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने आगे सबसे पहले इमिग्रेशन पर धावा बोला, ये कह के कि जी लेबर ने ऐसा किया था कि इमिग्रेंट्स को आने दिया, यहाँ पे बेतहाशा इमिग्रेंट्स आ गए और अब उनसे वो संभाले नहीं जा रहे। सो हमारी सोशल सर्विसेज के ऊपर बोझ पड़ गया, हमारे एनएचएस के ऊपर बोझ पड़ गया, हमारे स्कूलों पर बोझ पड़ गया। इन सब चीज़ों की वजह से इमिग्रेशन को हम कट डाउन करेंगे। अब इसके पीछे ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जब पड़ी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ओवरस्टेयर्स के लिए कुछ करेंगे, उन्होंने कहा कि जी नए आने वाले लोगों को हम कट डाउन करेंगे और हम उनको देखेंगे कि हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकें। अब उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर उन्होंने फैमिली मेम्बर्स को रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने जो स्पाउसेस हैं स्पाउस एप्लीकेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने डिपेंडेंट रिलेटिव्स को रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने HSMP को ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये सारी वो चीज़ें थी कि जो इसलिए की गई कि इमिग्रेशन को यहाँ पे रोका जाए। इन सारी चीज़ों का मकसद ये था कि नए लोग यहाँ पर ना आए। अब उसके अंदर जो पुराने लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा? अब मुझे बताइए, ये यूके वाले नाइजल फराज साहब हैं, वो आके बात करते हैं इमिग्रेंट्स के बारे में। हमारे जो डेविड कैमरन साहब है वो बात करते हैं इमिग्रेंट्स के बारे में। जो लेबर पार्टी के चीफ हैं वो बात करते हैं इमिग्रेंट्स के बारे में। हर कोई कहता है जी इमिग्रेंट्स को यहाँ पे लाना अच्छी बात नहीं है, इमिग्रेंट्स को एंट्री देना अच्छी बात नहीं है, उनको यहाँ पे रहने देना अच्छी बात नहीं है। और जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि उनको नज़र आता है कि आप फ्रॉड करते हैं, आप काम भी करते हैं, आप बेनिफिट्स भी खाते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, और उनको वो चीज़ पसंद नहीं है कि कोई आके उनके मुल्क का ये हशर करे। अब इन सब चीज़ों के होते हुए क्या आप वाकई एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गवर्नमेंट अपने इस इलेक्शन के आने से पहले ये चीज़ ऐसी कोई अनाउंस करेगी कि जी जितने लोग यहाँ पे गलत दाखिल हुए हैं हम उनको स्टेटस देने को तैयार हैं? मेरा दिमाग इस चीज़ को नहीं मानता। और पिछले 2 साल से जब भी कोई क्लाइंट मुझे आके ये कहता है कि जी हमने टीवी पे ये सुना, हमने रेडियो पे ये सुना, हमने फलानी जगह ये सुना कि जी वो कह रहे हैं कि जी एमनेस्टी आ रही है, कुछ ना कुछ आ जाएगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मुझे थोड़ा मुश्किल ये इसलिए लगता है क्योंकि मुझे नहीं नज़र आता कि ये गवर्नमेंट कैसे एक एमनेस्टी दे के आराम से सुकून से बैठ सकती है। क्योंकि ये वही चीज़ है कि आप जिस तरह एक थूक के चाट रहे हो उस चीज़ को, कि इन्होंने पहले कह दिया कि जी इमिग्रेंट्स तो हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन ही बना दिया उनको एक तरह से, क्योंकि हर चीज़ में इमिग्रेशन के ऊपर धावा बोला जाता है और इमिग्रेशन के ऊपर ही सारा जोर डाला जाता है। बल्कि मैं वो 1-2 हफ्ते पहले वो नाइजल फराज साहब को मैं देख रहा था कि वो कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए थे M4 के ऊपर, और वो ट्रैफिक में वापस आते हुए जब वो उधर पहुंचे जहाँ कहीं उन्होंने पहुंचना तो लेट पहुंचे, तो उनसे पूछा गया जी आप लेट क्यों है? कहते सारा इमिग्रेशन का कसूर है, इतने इमिग्रेंट्स आ गए हैं, इतनी ट्रैफिक हो गई है कि इनकी वजह से मेरी डिले हो गई यहाँ पे आने में। ये तो हालात। अब जब ये हालात चल रहे हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर जो सारे इलीगल बैठे हुए हैं उनको कह दिया जाए कि लो जी हम आपको सबको यहाँ पे स्टेटस दे रहे हैं? मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन कॉमन सेंस यही होगी कि उनको स्टेटस दिया जाए, कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए। अब वो क्या किया जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यही लगता है कि कम से कम जो अभी जनरल इलेक्शन आएगा इससे पहले तो इमिग्रेंट्स के लिए कोई अच्छी खबर आनी मुश्किल ही है। अगर जनरल इलेक्शन गुजर जाता है, दोबारा से फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ जाती है बीच में, इन पावर आ जाती है, तो शायद वो एक कॉमन सेंस को सोचें कि जी कुछ किया जाना चाहिए लोगों के लिए। लेकिन मुझे मुश्किल ही लगता है क्योंकि वो ये वादा करके आएंगे पावर में कि हम इमिग्रेशन को ख़त्म करेंगे, तो फिर भी उनके लिए कल को उससे पलटना मुश्किल होगा। कोई और पार्टी अगर आती है, अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता जी, आई रियली डोंट नो कि कहाँ पे क्या चीज़ चलेगी। अगर कोई कहता है कि इसमें कोई बात बनेगी तो वो उसकी तो कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन हाँ ये है कि कॉमन सेंस यही कहती है कि जो इलीगल लोग यहाँ पे रुके हुए हैं या जो ओवरस्टेज रुके हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए। ऑलराइट सर, थोड़े से आपने मेरे अंदर वो एक जो पॉलिटिकल जज्बात है उनको थोड़ा सा उठा दिए, इसलिए ज़्यादा लंबी तकरीर होगी, माफ़ी चाहता हूँ। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरी मम को रेफ्यूजी स्टेटस मिला था और उनकी बेसिस पे मुझे भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला था, और फिर मैंने अपनी नेशनैलिटी के लिए अभी अप्लाई किया बिकॉज आई एम 18, और मैंने लाइफ इन द यूके किया और B1 भी किया, बट अभी 5 मंथ से ऊपर हो गए हैं और अभी तक मेरा कोई आंसर नहीं आया। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरे ब्रदर्स अंडर 18 हैं और किसी ने बोला था कि
अगर उनको उनके लिए भी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर मेरी मम ने उनके लिए भी नेशनैलिटी अप्लाई की बट उनका रिफ्यूज हो गया। तो मैंने बस पूछना था कि ये उनका रिफ्यूज होना लाइक वाज इट राइट? ओके, आपकी मम को मिल गई भी इंडेफिनिट लीव? जी, उनके पास भी इंडेफिनिट लीव है और उनकी बेसिस पे ही हमें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिली थी, और फिर मैंने अपनी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था। ओके फाइन, चलें ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखें, जो आपकी नेशनैलिटी की बात है, आप ओवर 18 हो चुकी हैं, आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट भी कर दिया, आपने सारा कुछ कर लिया। एज लॉन्ग एज आपको यहाँ पे रहते हुए 5 ईयर्स गुजर चुके हैं और आपने लीगली सारा कुछ किया और सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए किया, आई डोंट सी एनी रीज़न कि आपको क्यों नहीं नेशनैलिटी मिल सकती। मेन चीज़ ये है कि आपकी क्रिमिनल कन्विक्शन कोई नहीं होनी चाहिए, लाइफ इन द यूके टेस्ट आपका पास होना चाहिए, B1 लेवल होना चाहिए आपके पास, और आपने 5 ईयर्स पूरे यहाँ पे गुजार लिए हों, तो इंडेफिनिट लीव होने के बाद 1 साल के कम से कम आपका गुजर चुका हो, तो वो सारी चीज़ें अगर हैं तो ठीक है, उसकी बेस पे आपको नेशनैलिटी मिल जानी चाहिए। जहाँ तक बात है कि जी 5 मंथ्स का टाइम गुजर गया है, होम ऑफिस की तरफ से डिलेज हो जाती हैं, 3-4 महीने तो आराम से लग जाते होते हैं, शायद आपके केस में थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने लगा दिए, लेकिन वर्थ सेंडिंग क्वेरी, एक ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप उनसे। एक्नॉलेजमेंट तो आपके पास आ चुकी होगी, एक्नॉलेजमेंट की कॉपी साथ लगाइए और उनसे पूछें कि जी क्या बन रहा है, एक तो वो चीज़ है। बाकी जो भाइयों का आपने पूछा, भाइयों के मैटर में ये याद रखें, अगर वो अंडर 18 हैं और आप उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यही प्रॉब्लम होगी कि वो एक तो डिस्क्रेशन के ऊपर होता है। डिस्क्रेशन का मतलब ये है कि वो उनकी मर्जी है कि वो उसको अलाउ करें या ना अलाउ करें, क्योंकि कानूनन वो चीज़ नहीं बनती। जब वो बच्चे 18 से ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप उनको अप्लाई करा सकते हैं साथ। अगर तो बच्चे माँ के साथ अप्लाई कर रहे हैं, मदर ने भी नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, बच्चों को भी यहाँ पे रहते 5 साल हो गए हैं और वो 18 साल से कम उम्र के हैं और उनके पास इंडेफिनिट लीव है, तो फिर देयर विल नॉट बी एनी इश्यूज, फिर माँ के साथ उनकी भी नेशनलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ बच्चों के लिए अलहदा किया है तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। बेहतर है कि उनको 18 से ऊपर होने दीजिए या उनको मदर के साथ अप्लाई करने दें जब उनके भी टोटल 5 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। Hi. Hello. I wanted to ask. My husband has applied. It's been 1.5 months, so we've not I'm heard so anything. sorry. I can hardly hear you. Producer साहब, थोड़ी मदद करें, यहाँ पे मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। Can you hear me now? Hello. I wanted to ask. My husband applied 1.5 months ago. We've still not heard anything. And also, before he applied, he did his TB test a month early. So will that affect when he does get his visa? And also, does he need to get a polio injection as well? Right. Are you talking about the? I'm sorry, I didn't get all of it. What I'm understanding is that you're saying that there is he's made an application for entry clearance. Yeah. He's been asked to do the tests, right? No, he's already done his TB test because you have to do your TB test before you apply, don't you? Yes. Yeah, so he's done it 1 month before applying. I think Right. it's only valid for 6 months, isn't it? So it's valid for 6 months. Okay. Yes. Yeah. So what I'm saying is, when he gets his visa, will he have to redo his TB test to come to the UK or not? No. He won't have to do that because Okay. at the time of making the application, if he's done the test and if he's cleared, then that's the first thing. The Okay. second thing is, What about the polio test then? I'm sorry. The polio test. Well, okay. Let me just conclude this answer with this. Any tests that they ask you to do, whether it's a TB test or a polio test. Now, the polio test is something that apparently has been introduced recently because Pakistan has been declared as one of those countries where it is not safe to travel from without doing the polio vaccination. So maybe that's the reason. Now, if he needs to do that, he needs to just show that he's had the vaccination. That's one thing, which is not a difficult thing. So that's one thing. The second thing is if he's done the TB test already and he made the application on that basis, now if the application is decided, he's been granted status, and he arrives at the UK airport, even if it has been more than 6 months, and they say, well, you should have done a new test or you require a new test, they have a TB screening center at the airport as well. So they will be able to do it over there. So you don't have to worry about it. The main thing is to make the application, you need to have done the test, which he has done already, and on the basis of which he applied. Okay? I think that was your question. I hope that answers your question.
मैं दोबारा एक दफ़ा बहुत जल्दी से रिपीट कर दूं। इनका सवाल ये था कि इनके हस्बैंड ने टीबी टेस्ट पहले किया, उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन कर दी। अब वो उनको पता चल रहा है कि उनको कोई पोलियो टेस्ट भी करना पड़ेगा। पोलियो वैक्सीनेशंस के लिए उनको कहा जा रहा है पाकिस्तान में जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं कि उनको वो वैक्सीनेशंस भी करानी पड़ेंगी। दूसरा का सवाल ये था कि टीबी टेस्ट इनका अगर 6 महीने के लिए वैलिड है तो क्या अगर ये उसके बाद ट्रैवल करते हैं तो उनको दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा? तो उसका जवाब मैंने ये दिया कि एप्लीकेशन करने के वक्त आपको अपना टीबी टेस्ट दिखाना होता है, वो आपने वैलिडली दिखा दिया। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, यहाँ पर आके अगर वो आपसे दोबारा रिक्वायर करते हैं कि नहीं जी आपका ये टेस्ट पुराना हो गया, ये कोई ऐसा मसला है, तो उनके पास एक एयरपोर्ट पे भी टीबी स्क्रीनिंग यूनिट है जहाँ पे वो आपको चेक कर सकते हैं। सो होपफुली इनको वहाँ पे मसला नहीं होगा। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम। जी सर, मैं रेडिंग से वकास बोल रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। सितंबर में मैंने FLR-FP एप्लीकेशन की थी और सारे प्रोसेस के बाद 4 दिसंबर को केस वर्कर की ईमेल आई मेरे सोलिसिटर को। उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे कि जो उसने डेडलाइन दी थी कि 18 दिसंबर से पहले स्कैन करके ईमेल करके भेज दें। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें मोस्टली डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हम उनको दे चुके हुए थे। वो दोबारा मांग रहे थे, कुछ बच्चे के, नर्सरी से, डॉक्टर के, वो सारे हमने ईमेल करके 16 तारीख को सोलिसिटर ने उनको ईमेल कर दी, 3 ईमेल्स में। और उसकी इलेक्ट्रॉनिकली वो जो होता है ना, एक कंफर्मेशन आ जाती है कि जी हाँ जी आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो गई है। वो हो गई। 22 तारीख को कुछ दिनों बाद हमें वो लेटर आ गया उनकी तरफ से रिफ्यूजल का कि जी आपको जो डॉक्यूमेंट्स हमने कहे थे वो हमें मिले ही नहीं है, आपने हमें भेजे ही नहीं है। तो उस बेस पे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हालांकि 16 तारीख को 2 दिन डेडलाइन से 2 दिन पहले हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको ईमेल करके सारे प्रूफ के साथ उनको भेज दिए थे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मुझे आ रहे थे ज़हन में। एक तो क्या जो अब मेरे जो वकील है उसने प्रोटोकॉल लेटर उनको उसको भेजा हुआ है होम ऑफिस को और केस वर्कर को कि आपने ये डिसीजन गलत किया है, बल्कि जबकि हमारे पास ये सारा प्रूफ है, हमने आपको ईमेल्स की हैं, टाइम पे की हैं और आपने हमें जो है ना वो रिफ्यूज कर दिया। क्वेश्चन ये था कि क्या होम ऑफिस या केस वर्कर जो प्रोटोकॉल की कोई अथॉरिटी है उस लेटर की, उसको अगर ये समझते हैं कि हाँ भाई हम गलत हैं तो वो क्या उसको रिप्लाई करेंगे, डिसीजन अपना वापस ले सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अगर खुदा न खास्ता कहते हैं कि नहीं ये डिसीजन फाइनल आई गई है, मैं फ्रेश एप्लीकेशन करूं या जुडिशियल रिव्यू में जाऊं? ये 2 क्वेश्चन है सर। जहां मुझे आपकी पूरी बात समझ आई है वो यही है कि आपने एप्लीकेशन की, आपको उन्होंने कुछ फर्दर डॉक्यूमेंटेशन मांगी, आपको उन्होंने एक टाइम दिया, आपने डॉक्यूमेंटेशन भेज दी उस टाइम तक, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको रिफ्यूज कर दिया ये कह के कि हमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली। आपके पास प्रूफ मौजूद है कि आप उनको सारा कुछ भेज चुके हैं। सो अब आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं और आप ये पूछ रहे हैं 2 सवाल आपके। नंबर 1, क्या उनके पास अथॉरिटी है कि वो चैलेंज शुदा डिसीजन को रिवर्स कर दें? और नंबर 2, क्या अगर वो उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं दोबारा तो आपको नई एप्लीकेशन करनी चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए? पहले सवाल का जवाब ये है कि उनके पास पूरी अथॉरिटी है, अगर वो अपना डिसीजन चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो कैसे होता है? आपने एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर लिखा। प्री एक्शन प्रोटोकॉल का मकसद ये है कि आप जुडिशियल रिव्यू यूनिट को भेज रहे हैं होम ऑफिस में एक ऐसा लेटर जिसके अंदर आपने तमाम अपनी आर्ग्यूमेंट्स डाली और आपने बताया कि कौन सी बेस पे आप अपना केस को आगे लेके चलना चाहते हैं। उस डिसीजन लेटर को देखते हुए और आपके प्री एक्शन प्रोटोकॉल को देखते हुए जो होम ऑफिस का केस वर्कर है उसने फैसला करना है कि क्या आपकी बात में वजन है या नहीं। वो जाते हैं नॉर्मली अपने सीनियर केस वर्कर से डिस्कस करते हैं, किसी सुपरवाइजर से डिस्कस करते हैं और वो उसको अगर रिवर्स करना चाहें तो 100% रिवर्स कर सकते हैं। उसको जुडिशियल रिव्यू का प्री एक्शन प्रोटोकॉल करने का मकसद ही यही है। अब आता है आपका दूसरा सवाल कि अगर वो फिर भी रिफ्यूज़ करते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में भी तो फिर आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको नई एप्लीकेशन करनी चाहिए या आपको जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए? सर, इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे हरगिज़ नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसके लिए आपके केस के मेरिट्स को देखना होता है। अगर आपके केस के मेरिट्स को देख के मुझे नजर आता है कि जुडिशियल रिव्यू में जाना एक रिस्क होगा क्योंकि आपके जुडिशियल रिव्यू के मैटर के अंदर जज ने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखना है जो एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद थी। कोई नई डॉक्यूमेंटेशन आपने डाली तो वो उसको नहीं देखेंगे। अगर एप्लीकेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन मौजूद थी अगर उसको देखते हुए नजर आता कि हाँ इस पर आपका केस जीता जा सकता था, वो सब कुछ सही था और होम ऑफिस ने गलत रिफ्यूज़ किया, तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके केस में आपने जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे आपने सब उनको भेज दिए, सही तरीके से भेजिए, सही फॉर्मेट में भेजें और सही टाइम पे भेजें और उसका आपके पास प्रूफ मौजूद है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप 100% उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जाइए ताकि आप वहां जाके चीख चीख के कह सकते हैं कि जी हमने तो सब कुछ सही किया, होम ऑफिस ने गलती की, ये देखो हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने ये ईमेल को एक्सेप्ट नहीं किया, ये उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। एक तो ये चीज़।
अगर दूसरी साइड पे आप ये देखते हैं कि नहीं जी आपके एप्लीकेशन के अंदर या आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किसी चीज़ की कोई वीकनेस थी जो कि हो सकता है सही हो, हाँ उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर भी लेते तो शायद उसके ऊपर रिफ्यूज़ कर देते। अगर ऐसी चीज़ आपको महसूस होती है तो बेहतर होता है आप नई एप्लीकेशन करें। अब वो सब डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग के ऊपर, आपका वीज़ा स्टेटस के ऊपर कि पहले आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। अगर आपका वीज़ा स्टेटस चल रहा था, ख़त्म हो गया, अब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई, अब आपके पास 28 डेज़ का टाइम होता है। उस 28 डेज़ के अंदर अंदर अगर आपको नई एप्लीकेशन करते हैं तो आपका लीगल स्टेटस कंटिन्यूड रहता है, क्योंकि अगर 28 डेज से ज़्यादा का गैप आ जाता है तो आपका लीगल स्टेटस कंटिन्यू नहीं होगा। सो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पे, जिनके बारे में मेरे पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं। सो इसलिए मैं अभी इसके आगे आपको और कुछ भी नहीं कहूँगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरे आपसे पहले तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे आपसे सर 2 क्वेश्चन है। पहला तो मेरा ये है, मैंने यूरोपियन लड़की से मैरिज की थी या ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੀਆਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 28 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। 28 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਬੈਂਡ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਫੈਂਡਰਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਵਰਕਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਵਾਬਦੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਸ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਫੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਅਫੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਈਟਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है सर जी, बेस्ट ऑफ लक। खुद ही नहीं करना, टेक्निकल एप्लीकेशन खुद नहीं करनी, किसी वकील के कोल जाना फिर काम कराना। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कारी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कारी जी। जी वालेकुम सलाम जी, मैंने ना अपनी नेशनलिटी के बारे में पूछना था क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के थ्रू इंडेफिनिट लीव मिली थी
सॉरी, आपकी फिर आवाज मेरे- नहीं आ रही, मुझे दोबारा बोलिएगा। जी, मुझे लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के थ्रू मुझे इंडेफिनेट मिली थी। हम्म, तो 1 साल बाद मैंने किया था, मेरे सोलिसिटर ने कहा था 1 साल बाद तुम नेशनलिटी कर सकते हो, तो मैंने की थी, तो उन्होंने रिफ्यूज की थी। रिफ्यूज करने के बाद उन्होंने कहा था जब से मैंने केस स्टार्ट किया था, जो मैंने विन किया उससे उन्होंने टाइम दे दिया कि 5 साल इससे होनी चाहिए, और उससे पहले मैंने जो किया था टाइम वो उन्होंने नहीं कंसीडर किया था, जो जहाँ से मैंने केस शुरू किया था वो फिर रिफ्यूज हुआ, फिर नया किया, फिर हुआ। तो मेरा वो जो पुराना किया था पहले उसके 5 साल पूरे हो गए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि 5 साल मेरे कब से शुरू आपको होंगे? इंडेफिनिट लीव कब मिली है? वो तो मुझे 3 साल हुए, मतलब जो मिली है, पर जो उन्होंने मुझे वापस लेटर रिफ्यूजल में भेजा है ना, वो उन्होंने डेट वो भेजी है जब मैंने केस शुरू किया था। ओके, केस आपने पर जो आपने विन जब हुआ, केस जो शुरू जो किया विन था- हुआ जो विन हुआ था केस, उसकी डेट से उन्होंने शुरू किया है, जो रिफ्यूज हुआ था उसकी डेट से नहीं किया। तो मैंने यही पूछना था आपसे कि वो कैसे होगा अभी? जी मैं बताता हूँ आपको, जो वो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है जी। बात सारी ये है कि जब आपने अप्लाई किया था, जब आपने अपनी एप्लीकेशन की अपने 10 इयर्स की या लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे, आपने 14 इयर्स की बेस पे किया होगा मेरा ख्याल है, या आपको लेगेसी के अंदर मिला होगा। लेगेसी के अंदर भी उन्होंने एक डिस्क्रेशन एक्सरसाइज किया था जब हम लोग वो केसेस कर रहे थे उन दिनों में, ये 2008-2009 की बात है, जब लेगेसी में लोगों को इंडेफिनिट लीव मिलनी शुरू हुई थी। शुरू में उन्होंने उनकी नेशनलिटी एप्लीकेशन रिफ्यूज की थी और कहा था कि जी आप 1 साल के बाद, और बल्कि 5 साल के बाद आप अप्लाई कीजिएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर 1 साल गुजारने के बाद, इंडेफिनिट लीव के 1 साल के बाद लोगों ने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना शुरू किया और उनको उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, और उसमें उन्होंने वो 5 साल का डिस्क्रेशन एक एक्सरसाइज कर लिया था कि 5 साल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं मांग रहे थे उनसे। उसके बाद वो जो 14 ईयर्स वाली एप्लीकेशन चल रही थी, अभी कुछ अरसे से, पिछले साल 1.5 साल से ये चीज़ देखने में आ रही, काफ़ी सारे इस तरह के लेटर्स आ रहे हैं जहाँ पे वो ये चीज़ कहते हैं कि जी आपके जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके जो 5 ईयर्स गुजरे हों, लास्ट 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो आपके यहाँ पे लीगली गुजरे होने चाहिए। सो अगर आप फॉर एग्जांपल आज 5 जनवरी 2015 को आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 5 जनवरी 2010 को आप लीगली इस कंट्री में मौजूद थे। अगर आप वो चीज़ दिखाते हैं और फिर आप ये भी प्रूव करते हैं कि आपको 1 साल गुजर चुका है इंडेफिनिट लीव मिले हुए, तो फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट पे कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट B1 पे कर ली और आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके केस में ये क्या हुआ, आपको उन्होंने इंडेफिनिट लीव तो दे दी, अब आप सोच रहे हैं कि जी एप्लीकेशन जब मैंने की थी, अब उसके बाद हो सकता है वो रिफ्यूज हुई हो, फिर हो सकता है आप अपील में गए हो सकता है उन्होंने टाइम बहुत लगाया हो उसको डिसाइड करने में, आप ये सोचेंगे जी वो सारा टाइम भी इंक्लूड होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपका स्टेटस उस वक्त लीगल होता तो फिर सेक्शन 3C आपका लीगल स्टेटस कंटिन्यू करता आगे तक, लेकिन अगर आपने जिस वक्त एप्लीकेशन की थी उस वक्त आपका लीगल स्टेटस नहीं था, तो वो सारा टाइम आपका लीगल काउंट नहीं होता, चाहे आखिर में उस एप्लीकेशन के रिजल्ट ये हो कि आपको स्टेटस मिल जाए। ठीक है जी। सो अगर आपको 3 साल पहले इंडेफिनिट लीव मिली है तो आपको पूरे अभी 2 साल और इंतजार करना होगा, फिर जाके आप इंडेफिनिट उसके लिए परमानेंट रेजिडेंस नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी इंडेफिनिट लीव या परमानेंट रेजिडेंस का टाइम होता है उसको देखते हुए, उसको मिला के साथ कम से कम 1 साल गुजर जाना चाहिए, प्लस टोटल आपका 5 इयर्स का पीरियड गुजरना चाहिए। हाँ, ये एक डिस्क्रेशन है जो कि वो कभी भी एक्सरसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं कि जो 5 इयर्स की रिक्वायरमेंट है उसको वो लीगल या इलीगल कंसिडर कर लें, क्योंकि मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पे किसी ने 5 साल जो पिछले अपने गुजारे थे वो लीगल नहीं थे, लेकिन फिर भी पूरा एविडेंस लगाने के बाद उन्होंने नेशनलिटी दे दी इस बेस पे कि हाँ ठीक है हमने आपको 5 इयर्स का रेजिडेंस एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि जो लॉ कहता है वो 5 इयर्स का लीगल रेजिडेंस मांगता है। दैट्स द डिफरेंस। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक सर। आपको मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, लीगल स्टेटस आपके पास है, आपके पास इंडेफिनिट लीव है, प्लीज़ मेक श्योर आप कोई क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह ना करें। अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन आपकी नहीं होती, कोई ऐसे इशू नहीं होता, तो आपको आगे फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपको फिर जाके जब आपका टाइम कंप्लीट होता तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, हमारी ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अगर आप कुछ सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, अपॉइंटमेंट के लिए कुछ कहना चाहें, तो आप इस पर हमें ईमेल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं या मेरे साथियों में से कोई ना कोई आपको इस पर ज़रूर जवाब दें। मेरा ख्याल है लास्ट कॉल का एक हमारे पास टाइम रह गया है, लास्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। मिसेज अहमद बात कर रही हूँ। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड का ILR हुआ है 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे जी, और मैं उनकी डिपेंडेंट
के तौर पे मैंने अप्लाई किया, मुझे 30 मंथ्स के लिए वीजा मिला एज ए डिपेंडेंट। उससे पहले मैं स्टूडेंट वीजे पे थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि भी अगर हम किसी किस्म के कोई, मेरे हस्बैंड चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई करते हैं तो इससे मेरी ILR पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरा ILR भी 2 years टाइम में है, वो क्रिमिनल कन्विक्शन में तो नहीं आ जाएगा? आपकी नहीं, कन्विक्शन तो खैर नहीं आती, लेकिन आपको जो मिली है वो डिस्क्रिशनरी लीव मिली है कि स्पाउस वीजा मिला है? मुझे स्पाउस वीजा मिला है। मैं स्पाउस उनकी डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड की। नहीं, पहले मैं स्टूडेंट वीजे पे थी। उनके पास तो ILR है ना अब? हाँ जी, उनके पास ILR है। तो आप डिपेंडेंट तो नहीं पे बनेगी ना। ILR के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो आप स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ जी, मैं उनके स्पाउस वीजा पे मैंने अप्लाई किया FLRM फॉर्म के थ्रू ना। दिखाई होगी 18,600 की इनकम दिखाई होगी, फिर आपके लिए जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलें मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको भी फायदा देते हैं उसमें, तो वहां आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने अभी रिसेंटली एक केस देखा है, एक रिफ्यूजल आया था जिसके अंदर, ये मैंने पहली दफा देखा, इससे पहले मैंने ऐसा नहीं देखा था। इसमें यह लिखा हुआ था कि जी आपने अपने जो 2 साल गुजारे वो तो आपने कोई बेनिफिट्स नहीं लिए, वो स्पाउस वीजा की जो 2 साल वाली पुरानी बात होती है उसमें तो आपने कोई बेनिफिट्स नहीं लिए, लेकिन जब आपने अब आके इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया है तो हमें ये आपका एविडेंस नहीं मिला कि क्या आप आगे भी बेनिफिट्स नहीं लेंगे, क्या आपकी इनकम अभी भी इतनी अच्छी है कि आप आगे भी चल सकें। हालांकि ये चीज़ हम लड़ते आए हैं पहले कि भाई अगर 2 साल आपने बेनिफिट्स नहीं लिए तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप आराम से इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करें, कोई आपको इनकम दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। लेकिन अब वो भी चीज़ एक शामिल कर दी गई है। ये मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर कल को आपने अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और उसमें नज़र आता है कि जी आपके हाउस होल्ड के अंदर बेनिफिट्स की ज़रूरत आ गई थी और आपका वो जो 18,600 की रिक्वायरमेंट थी जो आपने पहले शुरू में पूरी की वो आप थ्रू आउट पूरी नहीं करते रहे और अब आखिर में जाके आपने फिर बेनिफिट छोड़ के और दोबारा आप 18,600 पे आ गए और आप उसके मुताबिक चल रहे हैं, तब आपको तंग कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि वो बेनिफिट्स जो सिर्फ आपके हस्बैंड की ज़ात तक महदूद हैं वो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको भी फ़ायदा पहुंचाते हैं इनडायरेक्टली, वो आपको नहीं लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ बच्चे हैं जो अगर स्पाउस वीज़ा के ऊपर ही चल रहे हैं, आपके डिपेंडेंट्स के तौर पे चल रहे हैं, उनके लिए चाइल्ड बेनिफिट लेना शुरू कर दें तो वो गलत होगा, क्योंकि आपको अभी वो चाइल्ड बेनिफिट लेना अलाउड नहीं होगा जब तक वो बच्चा यहीं पे पैदा नहीं होता और बाय बर्थ ब्रिटिश नहीं हो जाता। सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। ऑलराइट जी, मेरा मशवरा यही होगा कि जहाँ पे आपको कोई शक पड़े, जहाँ पे आपको लगे कि कोई बात ठीक नहीं है, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये कोई मामला 100% नहीं है, उससे फिर रिस्क से दूर रहें क्योंकि अगर आपने वो रिस्क लिया और कल को आपके वो एप्लीकेशन सर पे पड़ गई तो आपको फिर आगे ज़्यादा नुकसानदेह होगी, जैसे कि आपको किसी किस्म का वो फ़ायदा दे। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का अब टाइम आज ख़त्म हो रहा है। मुझे मालूम है कि हमने थोड़ा प्रोग्राम लेट शुरू किया था, लेकिन फिर हमने बीच में कोई ब्रेक नहीं ली, तो कोशिश हमने ये की कि आज हम अपना टाइम फिर भी पूरा कर लें। जैसा मैंने बताया, इंशाल्लाह कल गैंडसेल ऑफिस में लोगों से मुलाकात होगी, परसों साउथ हॉल में मुलाकात होगी और फिर थर्सडे को और फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं मैनचेस्टर में होगा। थर्सडे को मैं शायद अपॉइंटमेंट्स करूंगा, फ्राइडे को कुछ और काम है, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा इसी वक्त इसी जगह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ और दुआओं में याद रखिएगा और नए साल की खुशियाँ सबको मुबारक हों। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं इसी जगह इसी वक्त। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।